श्री राजीव जी से आग्रह करूंगा कि चिर प्रतीक्षित उनका व्याख्यान, जो कि सब सुनने के लिए आतुर हैं, कृपया स्टेज पर आके अपना व्याख्यान शुरू करें। नागरिक बंधु, भरत भाई जो मेरे आदरणीय हैं, अग्रज हैं, उनके साथ बैठे हुए श्री अजय भाई, यहाँ के काम में मेरा सहयोग करने वाले सभी सहयोगी मित्रों, मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं और मैं आपके साथ अपने भारत देश की कुछ समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं का कुछ समाधान हो सकता है उसके बारे में कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बातें कहने के लिए आया हूँ। पिछले वर्ष भी मैं आया था, आप में से कुछ लोगों ने शायद सुना होगा और कुछ लोगों ने शायद ऑडियो सीडी या कैसेट्स में सुना होगा। कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो भारत देश के बारे में शायद आपको अभी तक सुनने में ना आई हो, पढ़ने में भी ना आई हो और भारत के बारे में कभी विचार करते समय आपके मन में भी ना आया हो। ऐसी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कुछ बातें शेयर करूं उसके पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं जो मेरे परिचय से जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि भारत देश में 1984 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी भोपाल शहर में, जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा लोग मरे थे और 1 लाख से ज्यादा लोग 10 वर्षों में मरे थे। 20,000 लोग तो एक रात में मरे थे और 1 लाख से ज्यादा लोग 10 वर्षों में मरे थे, 1984 से 1994 के बीच में। और 5 लाख लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए थे, मानो जिनका जीवन हमेशा के लिए खत्म हुआ। इतनी बड़ी दुर्घटना पिछले 500 साल में दुनिया में कहीं नहीं हुई, वो हमारे देश में हुई। थोड़े दिन पहले अमेरिका में एक दुर्घटना हुई थी जब उनके 2 टावर टूट गए थे, ट्रेड सेंटर, उसमें भी मात्र 3,000 लोग मरे थे। और वो 3,000 लोगों के मरने का दुष्परिणाम क्या हुआ पूरी दुनिया पर, वो आपने अपनी आंखों के सामने देखा। अमेरिका ने सारी दुनिया को सिर पे उठा लिया और 2 देशों को जितना कर सकता था उतना बर्बाद किया उसने। इसी अमेरिका देश की एक कंपनी ने 1984 3 दिसंबर को भारत देश के 20,000 लोगों को मारा था। इसी अमेरिका की एक कंपनी। अमेरिकन नागरिक मर जाएं तो इराक और अफगानिस्तान पे हमला किया जा सकता है। भारत के 20,000 नागरिक अमेरिका की कंपनी ने मार डाले। दुनिया में कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि इसका न्याय क्या होना चाहिए। जो कंपनी इस काम में इन्वॉल्व थी भोपाल गैस कांड में, यूनियन कार्बाइड, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉरेन एंडरसन, उसके खिलाफ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भोपाल की अदालत ने वारंट डिक्लेयर किया, नॉन अवेलेबल वारंट डिक्लेयर किया। लेकिन ये वारंट डिक्लेयर हुआ 1986 में और अभी 2004 तक उसका पालन नहीं किया गया। वॉरेन एंडरसन को अरेस्ट नहीं किया गया। इससे भी ज्यादा दुख और दुर्भाग्य इस भारत देश में ये है कि अभी थोड़े दिन पहले भारत देश के एक धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया एक झूठे बयान के आधार पर। लेकिन सारी दुनिया के सामने जो सिद्ध हुआ भोपाल गैस कांड, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। न पुलिस ने कोई कार्यवाही की, न भारत सरकार ने। भारत सरकार अभी तक अमेरिका के साथ निगोशिएट कर रही है और वो निगोशिएशन पता नहीं अगले 50 साल तक चल सकते हैं कि वॉरेन एंडरसन को भारत में भेज दिया जाए। और अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसे भारत में नहीं भेज सकते। मैंने इस पर जानने की कोशिश की कि अमेरिकन गवर्नमेंट को वॉरेन एंडरसन से क्या लेना देना। वॉरेन एंडरसन अमेरिका की एक कंपनी का मालिक कहिए, उससे अमेरिका की सरकार को इतना प्रेम क्यों है जो वो भारत सरकार की बात को बराबर मना कर रही है। बाद में पता चला कि वॉरेन एंडरसन अमेरिका में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। दुर्भाग्य और सौभाग्य जो भी मानिए अमेरिका के लोगों का, वहां जब चुनाव होता है राष्ट्रपति पद का, उसमें 2 राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स, इन दोनों ही कंपनियों, इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा जो डोनेशन देने वाले लोग हैं उनमें वॉरेन एंडरसन एक है। अमेरिका की कोई सरकार की हिम्मत नहीं है, वो रिपब्लिकन्स की हो या डेमोक्रेट्स की, जो भारत में वॉरेन एंडरसन को सौंप सके और भारत की अदालत उस पर कोई न्याय दे सके। भारत देश के बड़े बड़े सॉलिसिटर्स के साथ इस विषय पर मैंने बात किया है। इवन सोली सोराब जी जैसे लोगों से, दीपांकर भट्टाचार्य, अरुण जेटली, जो अनेक समय पर भारत में
बड़े वकीलों में गिने जाते हैं, इन सबसे इस विषय पे मैंने बात किया है। तो वो एक ही बात कह के बात को खत्म कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ भारत सरकार की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है ये एक्शन लेने की, इसलिए कुछ होता नहीं है। अन्यथा दुनिया के किसी दूसरे देश में ये हत्याकांड हो गया होता या दुर्घटना हो गई होती तो अब तक उसका चित्र कोई और ही होता। अगर यूनियन कार्बाइड ने ये दुर्घटना फ्रांस में किया होता या जर्मनी में किया होता या डेनमार्क में कर दिया होता या नीदरलैंड में कर दिया होता या ब्रिटेन में कर दिया होता या कोई और देश में कर दिया होता तो उसका चित्र कुछ और ही होता। चूंकि ये दुर्घटना भारत में हुई और भारत की राजनीतिक पार्टियां आप जानते हैं कि कितनी गिरी हुई हैं, कितनी नतमस्तक हैं। अमेरिका के सामने सब जो है हाथ बांधे खड़े रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक, और इस तरह से बातें करते हैं जैसे अमेरिका का एक्सटेंशन दिल्ली में खुल गया हो। अब तो हमारे प्रधानमंत्री को ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि हमें तो अमेरिका की नीतियों पे ही चलना पड़ेगा क्योंकि हम उनसे कर्ज लेते हैं। ये बात भारत के प्रधानमंत्री ने अब कहना शुरू कर दिया है। तो अब हमारे देश की स्थिति तो ऐसी है, और ये बात मुझे बहुत चोट करती रही, बहुत चुभन करती रही कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं भारत देश की ऐसी स्थिति को या तो बैठे बैठे बर्दाश्त करता रहूं, देखता रहूं, या इसको बदलने के लिए कुछ प्रयास करूं। बहुत लोग भारत में हैं, मेरे जैसे हैं, लेकिन वो बहुत सिनिसिज्म में फंस गए हैं। वो मानते हैं कि कुछ हो नहीं सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जो है वही स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं भारत में जो ये मानते हैं कि नहीं, कुछ करना चाहिए, उसका परिणाम जो मिले मिले, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में विश्वास करता हूं। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कर्म करो और कर्म के लिए प्रयास करो, परिणाम जो निकले उसकी परवाह तुम मत करो। और यही बात को ध्यान में रखकर 1984 में यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में, उस समय मैं एक छोटे से रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा था भारत सरकार के, उस जीवन में तय कर लिया था कि मुझे अब देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। वहां से ये यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में 6 वर्ष के बाद थोड़ी सफलता मिली, और वो सफलता इस रूप में मिली कि हमने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ भारत के 10,000 से ज्यादा गांवों में बॉयकॉट कैंपेन किया था, बहिष्कार अभियान। और वो सब के सब 10,000 गांव आज भी ऐसे हैं जो यूनियन कार्बाइड की बनाई हुई कोई वस्तु इस्तेमाल नहीं करते। उन 10,000 गांवों में किसान पहले यूनियन कार्बाइड का बनाया हुआ पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते थे, किसानों ने वो पेस्टिसाइड बंद किए, और वहां के लोग यूनियन कार्बाइड की बनाई हुई एवर रेडी बैटरी इस्तेमाल करते थे, वो उन्होंने बंद किया। बाद में हम लोगों ने मुंबई के शेयर मार्केट में एक कैंपेन किया था, और मुंबई के शेयर ब्रोकर्स ने हमें बहुत मदद किया। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के बहुत सारे शेयर्स जो खरीदे हुए थे वो बेचना शुरू किया और नए शेयर्स खरीदना बंद किया। उससे यूनियन कार्बाइड कंपनी को काफी नुकसान हुआ। और ये सब अभियान चलाते चलाते बहुत सारे धर्म गुरुओं का भी हमें आशीर्वाद मिला, मदद मिली। परिणाम ये हुआ कि एक दिन यूनियन कार्बाइड ने भारत को छोड़ दिया। सरकार ने भारत यूनियन कार्बाइड से नहीं छुड़वाया, लेकिन इस अभियान से जरूर एक आशा पैदा हुई, और जब यूनियन कार्बाइड भारत छोड़ के चला गया। और आप जानते हैं कि बाद में वो यूनियन कार्बाइड कंपनी अमेरिका से भी चला गया। माने अब यूनियन कार्बाइड कंपनी का अमेरिका में भी कोई अस्तित्व नहीं है, और अब उस कंपनी की सारी संपत्ति अमेरिका की कुछ दूसरी कंपनियों के द्वारा टेक ओवर की गई है, और भारत में भी अब उसका कोई अस्तित्व नहीं। ये सब काम करते करते मेरे मन में बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण हुआ था। उनका समाधान ढूंढने के लिए मैंने कुछ अभ्यास करना शुरू किया था, अध्ययन करना शुरू किया था। और वो अध्ययन करना ये शुरू किया कि आखिरकार ये यूनियन कार्बाइड कंपनी आई कैसे भारत में। तो पता चला कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ भारत सरकार और कंपनी के बीच में। तो उस एमओयू में क्या लिखा गया, वो सब दस्तावेज जब मैंने देखे तो मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ, क्योंकि एमओयू में जो कुछ लिखा गया वो कुछ भी यूनियन कार्बाइड ने भारत में कभी किया नहीं, और जो एमओयू में नहीं लिखा गया वही सब कुछ आकर उन्होंने भारत में किया। तो मैंने इस बात को भारत सरकार के एक उद्योग मंत्री के सामने कहा था कि जो एमओयू आपने लिखा, साइन किया है कंपनी के साथ, अगर कंपनी उसको फॉलो नहीं कर रही है तो आपने उसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं किया, और उसके खिलाफ कोई काम क्यों नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं लिया। तो वो इंडस्ट्री मिनिस्टर आज भी भारत सरकार में दुर्भाग्य से मिनिस्टर हैं। उन्होंने मुझे बहुत मजाकिया
हंसते हुए ये कहा था कि ये ऐसी बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं जो एमओयू साइन करते समय कुछ कहती हैं और उसके ठीक उल्टा करती हैं, लेकिन भारत सरकार उनके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं करती। उसका कारण है कि उसमें पैसे का लेन देन होता है, और ये पैसे का लेन देन कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है ये जानने की जब मैंने कोशिश की तो पता चला कि सिर्फ यूनियन कार्बाइड वाले केस में 480 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, सिर्फ एक कंपनी के केस में। फिर मुझे लगने लगा कि अगर एक कंपनी में 480 करोड़ का लेन देन हुआ तो ऐसी भारत में सैकड़ों कंपनियां हैं, उसमें कितना हुआ होगा। ऐसे ऐसे विषय में मैं आगे उतरता गया। बाद में मुझे एक ऐसे सज्जन, एक ऐसे सत्पुरुष के साथ परिचय हो गया जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं और भारत पर बहुत उन्होंने अभ्यास किया है। 40 वर्षों तक भारतीय इतिहास का अध्ययन करते रहे हैं। उनको धर्मपाल जी के नाम से पूरा भारत देश जानता है, बहुत नोटेड हिस्टोरियन है। एक बार जब मैं उनसे ये बात करता था तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो यूनियन कार्बाइड का प्रॉब्लम है ये कोई नया नहीं है, ऐसा भारत में पहले भी कई बार हुआ है। जब हमारे देश की कुछ सरकारों ने विदेशी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए थे तो मैंने कहा ये कब हुआ? उन्होंने कहा 400 साल पहले हुआ था, जब इस देश में जहांगीर नाम का एक राजा था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया था। मैंने कहा मुझे वो उसकी कॉपी देखनी है कि वो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो एमओयू साइन किया। तो उन्होंने कहा उसकी कॉपी तो भारत में नहीं मिलेगी, लंदन में मिल सकती है। उस कॉपी को ढूंढने के लिए मैं लंदन तक पहुंचा और मुझे सफलता मिली। लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, आप जानते हैं, अंग्रेजों की लोकसभा, उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी से मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी और जहांगीर के बीच जो एमओयू साइन हुआ था उसकी कॉपी मिल गई। वहां पर कॉपी 2 भाषाओं में उपलब्ध है, एक तो फारसी में लिखी हुई है और दूसरा अंग्रेजी में लिखी हुई है। अंग्रेजी कॉपी जब मैंने देखी तब मुझे अंदाजा हुआ कि जहांगीर ने तो पूरे भारत को लूटने की खुली छूट दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिर्फ एमओयू साइन नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फ्री ट्रेड करने की अनुमति दी गई थी और फ्री ट्रेड का उस समय का जो डेफिनेशन था वो ये कि वो कुछ भी बेच सकते हैं, कितना भी मुनाफा कमा सकते हैं, भारत से लेके जा सकते हैं, जहांगीर को उसमें से कुछ टैक्स के रूप में मिल सकता है। तो जब अंग्रेज यहां कुछ भी बेच सकते थे, कितना भी मुनाफा कमा सकते थे, कितना भी यहां से लेके जा सकते थे, जब उन्होंने ये सब सिलसिला शुरू किया तो मेरे मन में आया कि उन्होंने कितना मुनाफा कमाया, कितना लेकर गए हिंदुस्तान से, वो पता होना चाहिए। तो फिर और आगे दस्तावेज इकट्ठे करने शुरू किए और करते 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 12-14 साल की मेहनत के बाद मेरे पास 50,000 दस्तावेज इकट्ठे हुए। 50,000 डॉक्यूमेंट्स मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी लंदन से, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन से इकट्ठे करके भारत के बारे में थोड़ा जानना समझना शुरू किया। बाद में पता चला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एमओयू साइन हुआ था, ऐसे कुछ एमओयू कुछ फ्रेंच कंपनियों के साथ भी हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले। फिर पता चला कि फ्रेंच कंपनियों से पहले भारत के राजाओं ने कुछ पोर्चुगीज कंपनियों के साथ भी एमओयू साइन किए थे। भारत में 1498 में 20 मई को एक राजा ने एक पोर्चुगीज कंपनी के साथ एमओयू साइन किया था और वो पोर्चुगीज कंपनी का भारत में जो प्रतिनिधि था उसका नाम था वास्को डी गामा। उस वास्को डी गामा के साथ केरल, आप जानते हैं, पहले केरल मलाबार के नाम से जाना जाता था। मलाबार में एक राजा होता था जिसका नाम था झामोरिन, कालीकट उसकी राजधानी था। तो उसने 1498 20 मई को वास्को डी गामा के साथ एक एमओयू साइन किया था और परिणाम ये हुआ, उस एमओयू ने वास्को डी गामा को पूरे कालीकट को लूटने का अधिकार दिया था और वास्को डी गामा ने कालीकट से लूटकर जितना सोना ले गया था उसका वर्णन पोर्चुगीज डॉक्यूमेंट्स बताते हैं जो मैंने लिस्बन से लिए, वहां के आर्काइव से। लिस्बन आर्काइव्स में जब मैं गया ढूंढने के लिए कि वास्को डी गामा कितना कुछ लूट के ले गया, तो पहला एमओयू जब साइन हुआ 20 मई 1498 को, उसके बदले में वास्को डी गामा कम से कम 7 जहाज भरकर सोने की अशर्फी यहां से ले गया था। एक जहाज में कम से कम 6 से 7 मीट्रिक टन सोना आता था। ऐसे 7 जहाज भरकर लेके गया था और सिर्फ एक ही एरिया से, जिसको मलाबार कहते हैं। पूरे भारत देश की कल्पना नहीं कर सकते, एक एरिया से वो लेके गया। फिर दूसरी बार अगेन वास्को डी गामा आया, फिर एक और एमओयू साइन किया, फिर उसके बाद वो कुछ लेके गया।
तो मुझे ये समझ में आने लगा कि ये भारत में बड़ी पुरानी बीमारी है विदेशी कंपनियों से एमओयू साइन करने की, और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि बाहर वालों को बुलाकर अपने को लुटवाने की, कि आओ और आप हमको लूट के ले जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे, आपको अतिथि बनाकर अपने महल में ठहराएंगे, खीर पूड़ी खिलाएंगे और आपको लूटने का लाइसेंस भी देंगे कि आप इस देश को लूट के ले जाओ। तो ये बीमारी जब इतनी ज्यादा पुरानी है तो मैंने सोचना शुरू किया कि इसके गहरे कुछ निहितार्थ होने चाहिए, और उस दिशा में बढ़ते बढ़ते कुछ समझ में आने लगा, और वो समझ में आते आते आज इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि ये बीमारी जो भारत में 14वीं शताब्दी में आई थी, वो बीमारी अब 21वीं शताब्दी में और ज्यादा तीव्रता से आ गई है। 14वीं शताब्दी में तो एक दो राजा थे और एक दो विदेशी कंपनियां थी जिनके साथ एमओयू साइन होते थे। अब 21वीं शताब्दी के भारत के जो राजा हैं वो तो हजारों अमेरिकन यूरोपियन कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं, और हवाई जहाज में उड़ कर जा रहे हैं उनको बुलाने के लिए कि आप आइए, हमने भारत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, जो कुछ लूटना चाहते हैं लूट के ले जाइए, जो कुछ हमारे पास बच गया है पिछले 500 साल में लूटने के बाद वो आप ले जाइए। 500 साल तो हमने लूटने के लिए दरवाजे खोले ही थे, अब आने वाले 100-150 साल में भी जो बचा है वो भी आप लेके चले जाइए। तो ये एक बीमारी हमारे देश में जो 14वीं-15वीं शताब्दी में आई, वो बीमारी अब बहुत गहरी हो गई है। पहले ये इंडिविजुअल लेवल पे थी, अब इंस्टीट्यूशनल हो गई है ये बीमारी। पहले भारत में आप जानते हैं आजादी के पहले 565 रियासतें थी तो 565 राजा थे, तो एक दो राजा एक दो विदेशियों को बुलाता था। अब भारत में क्या है कि सभी राज्य मिलकर एक यूनियन हो गया है, और राजा पूरा का पूरा एक है, प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरा हो, वो सीधे ही बुला लेता है और पूरे भारत में लूटने का अधिकार दे देता है और लाइसेंस दे देता है। और दुर्भाग्य हमारे भारत देश का ये है कि हमारी जो साधारण जनता है, साधारण जो लोग हैं, कॉमन पीपुल जो हैं, उनको ये सब कुछ मालूम नहीं है कि हमारे देश में किस तरह से ये सब होता है। और मुझे तो इससे भी ज्यादा दुख इस बात का होता है कि साधारण लोगों को मालूम नहीं है तो एक बार उनको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन भारत में ये जो पढ़ा लिखा क्लास है, जिसको एजुकेटेड आप कह सकते हैं, और आप चाहें तो उसको बेस्ट क्वालिटी ब्रेन कह सकते हैं दुनिया का, इसको भी इन सब विषयों में कोई रस नहीं है और कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। जो भरत भाई बार बार कहते हैं ना, जगे हुए को कैसे जगाओगे, ये जो जगा हुआ क्लास है ये यही है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजर है, वो सब जानते हैं कि भारत की बड़े पैमाने पर लूट हो रही है, लेकिन कभी गांव-गांव जाके लोगों को बताएं, समझाएं, बातें करें, इस पे कोई प्रयास ही नहीं करते हैं, और इससे कैसे जूझें और इसमें समस्या का क्या समाधान निकले उसमें भी कोशिश नहीं करते। अभी थोड़े दिन पहले मैं भारत में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में गया था। भारत के कई डॉक्टर्स लोगों का एक संगठन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनकी एक कॉन्फ्रेंस में गया था। उसमें भारत देश के कई बड़े माने जाने डॉक्टरों के साथ बात करता था, चर्चा करता था। तो उनके सामने मैंने एक प्रश्न रखा था कि आजकल भारत में एक बीमारी बहुत हो गई है, शायद दुनिया में भी ज्यादा हो गई है, हार्ट अटैक। बहुत ज्यादा हृदयघात हो रहे हैं और कम उम्र में हृदयघात हो रहे हैं। 35-40 साल की उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। उसका समाधान के रूप में भारत में जो होता है वो क्या होता है? एक सबसे पहला स्टेप है हार्ट अटैक के समाधान में, वो है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में एक छोटा सा स्प्रिंग है जो स्टंट के नाम पर डाला जाता है। आपकी जो आर्टरीज हैं, जहां पे कुछ थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है, तो उन आर्टरीज को थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए, उसमें जगह ज्यादा बनाने के लिए एक स्प्रिंग डालते हैं। वो स्प्रिंग वैसा ही होता है जैसे बॉल पेन में आपने देखा होगा। वो स्प्रिंग बनाने का खर्चा मात्र 3-3.25 रुपए आता है, और भारत में वो 35,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में बेचा जाता है। मैंने इस विषय पर बहुत सारे सर्जन्स लोग जो रोज एंजियोप्लास्टी के 4-5 ऑपरेशन करते हैं, उनके साथ बात किया कि ये जो स्प्रिंग आप डालते हैं, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3 रुपए, 3.25 रुपए। हाँ, बिल्कुल सही है, इतनी ही है। फिर ये 35,000 से लेके 1 लाख रुपए में डाली जाती है। आपको लगता नहीं कि भारत की लूट हो रही है? तो कहते हैं हाँ, लगता है लूट हो रही है। तो इस लूट को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए? तो वो कहते हैं आप करो। मैंने कहा मैं तो सर्जन नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो सर्जन हैं। आपको तो सरकार ने एक ऊंची डिग्री देकर आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च करके इस जिम्मेदारी के लिए बनाया है। आपका तो पहला कर्तव्य और धर्म है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन अंत में एक ने धीमे से कहा कि ये जो 35,000 से 1 लाख के बीच में ये बिकता है स्टंट, इसमें कुछ कमीशन हमारा भी है। तो हम चुप बैठे।
ये बात जब मैंने भारत के राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाई, जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम, और मैंने उनसे कहा कि आप तो DRDO में बड़े पद पर काम कर चुके हैं और आप इस देश के बहुत सिंसियर साइंटिस्ट में माने जाते हैं, जो सच में बहुत सिंसियर है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते और के लिए भी सोचते हैं, आप इसमें कुछ प्रयास कराइए। तब उन्होंने एक लंबा पत्र मुझे भेज दिया और कहा कि मैंने DRDO में रहते हुए प्रयास किया था और ये जो स्टंट भारत में बाहर से आता है, अमेरिका से बेसिकली आता है, 35,000 से 1 लाख रुपए के बीच में, इसको डॉक्टर अब्दुल कलाम के प्रयासों से 10 रुपए में तैयार किया गया था। लेकिन भारत सरकार ने उस समय डॉक्टर कलाम का साथ नहीं दिया, अमरीकी कंपनी का साथ दिया, तो आज तक वो योजना कार्यान्वित नहीं हो पाई। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मुझे लिख के भेजा। तो मैंने कहा जिस समय आप साइंटिस्ट थे तब भारत सरकार ने आपको मदद नहीं किया, ठीक है, समझ में आता। अब तो आप भारत सरकार के मुखिया हैं, अब तो आप प्रेसिडेंट हैं, अब तो आपके लिए बहुत आसान है ये सब करना। तो उन्होंने कहा अब और मुश्किल है, पहले ज्यादा आसान था, अब और मुश्किल है। अब क्या है, अब मैं प्रोटोकॉल से इतना घिरा हुआ हूं चारों तरफ से कि अब तो मेरी जिंदगी की सारी आजादी खत्म हो गई है। और उन्होंने दुख से कहा कि अगर मेरी बहन राष्ट्रपति भवन में मुझे राखी बांधने के लिए आए तो उसके लिए होम सेक्रेटरी से परमिशन लेना पड़ता है, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता है। अगर होम मिनिस्ट्री को मेरी बहन पर डाउट हो जाए तो वो परमिशन भी नहीं देता है और वो बिना राखी बांधे चली जाती है। उन्होंने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, पहले तो थोड़ा बहुत कर सकता था, अब तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा आप कम से कम सरकार को सजेशन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसे ऐसे सुझाव सरकार को दिए हैं जिनको सरकार ने फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आप जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बहुत सीरियस सजेशन दिया था कि भारत की राजनीतिक पार्टियों के ऊपर इस बात की पाबंदी होनी चाहिए कि वो क्रिमिनल्स को टिकट ना दें। और आप जानते हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भारत में कोई भी क्रिमिनल को राजनीतिक पार्टी अगर टिकट दे तो उस राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को भारत की सरकार लागू करने के मन में नहीं थी और भारत सरकार ने उलट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है हमको ये कहने वाला, हम संसद में कानून पलट देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट पलटने के लिए भारत के घोटालेबाज नेताओं ने, भ्रष्ट नेताओं ने, हरामखोर नेताओं ने एक साथ मिलकर एक ऐसा कानून बना दिया जिससे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ही निष्प्रभावी हो गया और वो आज तक लागू नहीं हुआ। डॉक्टर कलाम को इसका बहुत धक्का लगा है और आज तक वो उस धक्के से उबर नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैंने तो एक कोशिश की थी भारत के हित में कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों का ऐसा समूह जो यहाँ बैठ गया है ये तो कुछ करने नहीं देता है। और उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत में ये स्वीकार किया है कि अब भारत में कुछ अच्छा होगा तो जमीन से कोई रिवॉल्यूशन हो तो संभव है, दिल्ली बैठकर कुछ नहीं हो सकता। वो भी इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। ऐसी गंभीर समस्या में हमारा देश है, या कहें तो बहुत गंभीर बीमारी में हमारा देश फंसा है। इस बीमारी की जड़ें कहाँ हैं वो जानने की कोशिश मैं पिछले कुछ वर्षों से करता रहा और इस बीमारी की जड़ों को जानने की कोशिश में मैंने आपसे कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने जो इकट्ठे किए, उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने जब देखना शुरू किया तो मेरे मन में पहले प्रश्न ये आता था कि ये बीमारी कितनी पुरानी है। 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, 150 साल पुरानी है। उदाहरण के लिए करप्शन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में। ये करप्शन कितना पुराना है? 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल। या ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम है, ये ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम कितना पुराना है? 50 साल, 100 साल, 200 साल। ये सब प्रश्न मेरे मन में आते थे और इन प्रश्नों को समझने के लिए फिर मैं ये प्रश्न मन में आते थे कि ये गरीबी बेरोजगारी का प्रश्न है, ये कितनी पुरानी है भारत की समस्या। तो इस विषय को ज्यादा माइक्रो लेवल पे जानने की कोशिश में मैं ये दस्तावेज इकट्ठे करता गया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठे कर लिए और उनका अभ्यास किया तो पिक्चर बिल्कुल कोई दूसरा निकला। और पिक्चर ये निकला कि ये जो बीमारियां आज हमारे देश में आपको दिखाई देती हैं, इनमें से 90% बीमारियां मात्र 150-200 साल पुरानी है, बहुत अधिक तो 300 साल पुरानी है। और कुछ 10% बीमारियां ऐसी हैं जो 500-700 साल पुरानी है। माने 1000 साल पहले के भारत को जब मैं देखता हूं दस्तावेजों में तो वो ऐसा भारत दिखाई देता है जिसमें बीमारियां बहुत ही कम हैं या तो ना के बराबर है। और ये 1000 साल पहले का जो भारत है, इसी को हमारे इतिहास में भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता रहा है।
गोल्डन पीरियड जो भारत का है, तो ये जो गोल्डन पीरियड है उसमें बीमारियां बिल्कुल ना के बराबर है। माने गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, ये कास्टिज्म इतना नहीं है, ये सब इतना नहीं है। थोड़े थोड़े प्रॉब्लम है वो राजाओं के हैं और उनको सॉल्व करने के लिए सिस्टम बने हुए हैं। लेकिन ये बीमारियां ज्यादा शुरू हुई हैं 10वीं-11वीं शताब्दी से। 10वीं-11वीं शताब्दी में भारत में विदेशी हमले बहुत शुरू हुए हैं। आप सब जानते हैं, इतिहास में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। 10वीं-11वीं शताब्दी में जब विदेशी हमले शुरू हुए हैं तब भारत में ये थोड़ी थोड़ी बीमारियां आने लगी हैं। और विदेशी हमले में सबसे खराब क्या होता है कि आपकी संपत्ति लूटी जाती है सबसे पहले, तो आप संपत्ति से वंचित होना शुरू होते हैं, समृद्धि आपकी कम होने लगती है। और जब समृद्धि कम होने लगती है तो कुछ आर्थिक समस्याएं वहां से पैदा होने लगती है। भारत की लूट करने के लिए जो विदेशी लोग आए हैं, इन लोगों ने किस लेवल पे लूट किया होगा इस देश का, इसका वर्णन अगर आप चाहें तो दस्तावेजों में मैं आपको दिखा सकता हूं। इस व्याख्यान के बाद आप में से किसी को भी रुचि हो तो आप थोड़ी देर के लिए बैठे। मैं इस बार डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ सीडी पर लेके आया हूं। लास्ट टाइम आया था तो सिर्फ बात किया था, इस बार डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ लेके आया हूं। जिनको भी इंटरेस्ट हो वो डॉक्यूमेंट्स यहां देख सकते हैं। और ज्यादा इंटरेस्ट हो तो सीडी आपको दे सकता हूं, आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों से और दूसरों को दे सकते हैं, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स में मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। मैंने ये डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए इकट्ठे नहीं किए हैं, देश के लिए इकट्ठे किए। ये अलग बात है कि इकट्ठा करने में मैंने थोड़ी मेहनत की है, लेकिन जब आ गए हैं तो ये देश की संपत्ति मानता हूं, ये मेरी संपत्ति नहीं है। क्योंकि इन दस्तावेजों को इकट्ठा करने में भारतवासियों ने बड़ी मदद की है मेरी। खासकर लंदन में रहने वाले जो भारतवासी हैं उनकी बिना मदद के ये मैं नहीं ला सकता। आप जानते हैं मेरे जैसे आदमी का हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रवेश कैसे हो सकता है, आप जरा सोचिए। और हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लाना जो बहुत सेंसिटिव कहलाते हैं, वो तो ऐसे भारतवासियों की मदद से संभव हुआ है जो लंदन में रहते हैं और बहुत देशभक्ति से भरे हुए हैं। और वो कहते हैं मुझे कि हम खून के आंसू रोते हैं यहां लंदन में बैठकर, कभी भी दिल में जब देश का ख्याल आता है तो खून के आंसू रोते हैं। अभी हमें खुशी इस बात की है, संतोष इस बात का है कि तुम्हारे जैसे एक जवान आदमी ने ये काम करना तो स्वीकार किया, शुरू करना तो वो मदद किया, तो उनकी मदद से ये सब आए। और इसमें ऐसे लोगों ने मदद किया जो भारतवासी हैं और पार्लियामेंट में एमपी हैं। आप जानते हैं कई बार उनका नाम लेके मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि उनको तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप काफी समझदार व्यक्ति हैं। ऐसे कई भारतवासी हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी हैं, खासकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हैं। तो उन सबकी मदद से ये दस्तावेज इकट्ठे हुए तो अभ्यास किया तो पता चला 10वीं-11वीं शताब्दी में भारत की जब लूट शुरू हुई विदेशियों के द्वारा, तो ये लूट बहुत छोटे पैमाने पर नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर है। कम से कम जो लुटेरे यहां आए और जो कुछ संपत्ति लेकर गए उनका वर्णन अगर इकट्ठा किया जाए और उन सब वर्णनों के आधार पर जो लूटा हुआ माल इकट्ठा कर लिया जाए तो सोना ही इतना निकलता है कि भारत के एक एक गांव की सड़क सोने से बन सकती है आज। इतना सोना लूट कर बोले गए। जैसे उदाहरण के लिए मोहम्मद बिन कासिम गुजरात आता है और अकेले गुजरात में 3 महीने के अंदर 22 मीट्रिक टन सोना लूट के लेके जाता है, सिर्फ 3 महीने के अंदर। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 3 महीने। फिर उसके बाद सोमनाथ के मंदिर की कहानी तो आप सब जानते हैं, 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में। और आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं 17 बार लूटा है, हर साल लूटा है। और एक एक साल में जो संपत्ति वहां से गई है उस संपत्ति को 17 साल लगातार जोड़ दिया जाए तो सौराष्ट्र के एक एक गांव की सड़क सोने से बन जाए, इतना लूटा है सोमनाथ के मंदिर को। और सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला महमूद गजनबी अपनी लिखी हुई एक छोटी सी डायरी में, जो फारसी भाषा में उपलब्ध है, जिसका हमने हिंदी और अंग्रेजी भाषांतर कराया है, उसमें वो कह रहा है कि मैं अगर 50 साल भी जिंदा रहूं तो इस एक मंदिर को ही लूटने के लिए समय काफी नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि वो एक बार नहीं 2 बार आया, 2 बार नहीं 3 बार आया, 3 बार नहीं 17 बार आया, 18वीं बार मर गया, नहीं तो फिर आने वाला था। तो वो कह रहा है कि अगर मैं 50 साल और जिंदा रहूं तो इस एक मंदिर को लूटने के लिए समय कम पड़ेगा। माने उस एक ही मंदिर में इतनी संपत्ति है जिसको लूटने के लिए किसी एक व्यक्ति को 17 बार आना पड़ता है। और ये सोमनाथ का मंदिर तो एक कहानी है, ऐसे हिंदुस्तान में हजारों मंदिर हैं, मठ हैं जो लूटे गए हैं, जिनकी संपत्ति भारत से बाहर गई है। और ये
कहानी शुरू होती है 10वीं-11वीं शताब्दी से और ये अंत होती है 15 अगस्त 1947 को। इस पूरे पीरियड में जो भारत की लूट हुई है, उनमें जो मुख्य लुटेरे भारत में आए हैं, दुर्भाग्य से उन सबको भारत के इतिहास में हीरोज के रूप में पढ़ाया जा रहा है। हमारे देश के इतिहास में वो सब ग्रेट हीरोज के नाम से पढ़ाए जाते हैं। उदाहरण के लिए झामोरीन के राज्य को लूटने वाला वास्को डी गामा भारत